हेलो बच्चों, सभी ठीक ठाक हो? कोरोना से बचे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी जारी रखें। लीजिए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। साझेदारी के खाते कैसे बनाए जाते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने साझेदारी की परिभाषा पढ़ी थी, उसकी विशेषताएं और उसके राइट्स, अधिकार क्या हैं साझेदार के, हमने यहाँ तक का अध्ययन किया था। अब हमारा आगे का अध्ययन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। क्या लिखा है? लिमिटेड सीमित लायबिलिटी दायित्व साझेदारी कानून अधिनियम 2008। पार्टनरशिप एक्ट क्या था, कब का था? वो था 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, 1932। और ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LLP भी कह देते हैं। LLP ये क्या है, क्यों जरूरत पड़ी? मैंने जब पार्टनरशिप कराई थी, जिसकी परिभाषा बताई थी, तो मैंने कहा था एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कहा था ना, याद है? कि यदि हमारे 3 पार्टनर्स हैं और उनमें से एक पार्टनर्स कहीं धोखा कर दे, लोगों से पैसे कलेक्ट कर ले हमारी साझेदारी के नाम से और उसको वो अपने पर्सनल यूज में प्रयोग कर ले या धोखा देके भाग जाए, तो ऐसे में बाकी 2 साझेदार ये नहीं कह सकते इसमें हमारे कोई गलती नहीं है, हमारा कोई इसमें सहयोग नहीं है, इसलिए हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। तो पार्टनरशिप में सबसे बड़ा डेंजर यही था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बाप रे, गलती कोई करे और भुगतना सबको पड़े। इसलिए उसको ठीक करते हुए भारत सरकार ने, जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो अभी मेरा टॉपिक नहीं है, वो तो हर एक के बस का नहीं होता बनाना, क्योंकि उसमें कानूनी औपचारिकताएं बहुत ज़्यादा होती है। और साझेदारी में औपचारिकता नहीं है या नाम मात्र है, पर साझेदारी में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और लिमिटेड करना है तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, कम से कम प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ेगी। तो उसके बीच का एक रास्ता निकाला है LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्लियर हुआ कि इसमें क्या करा गया है? इसमें कंपनी वाले कुछ गुण डाले गए हैं और साझेदारी के भी कुछ गुण डाले हैं, और कुछ साझेदारी की जो कमियां थी वो दूर की गई हैं। तो देखिए क्या है इसकी परिभाषा, देखिए जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में वर्णन है, उसके अनुसार सीमित दायित्व साझेदारी से आशय। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत, ये इस अधिनियम का मतलब क्या है? इस अधिनियम, आपने इस चैप्टर में 2 अधिनियम पढ़ लिए, 2 एक्ट पढ़ रहे हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और ये पढ़ रहे हो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी कहीं आप गलती ना खा जाए, उस अधिनियम के अंतर्गत समझ लें, तो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्माण की गई, यानी उसका निर्माण इस कानून के तहत हुआ है एवं रजिस्टर्ड की गई। यस, आप जो साझेदारी, सामान्य साझेदारी कहूं उसको मैं, इसको LLP कह देते हैं, उसको सामान्य साझेदारी, जनरल पार्टनरशिप है। तो जो सामान्य साझेदारी है उसमें हमें रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक नहीं होता। मैंने क्या कहा? आवश्यक नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता, पर करवा ले तो अच्छा है। अनिवार्य, कंपल्सरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। और इसमें तो रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा। कहां करवाओगे रजिस्टर्ड? इस एक्ट के तहत निर्माण की गई साझेदारी से। तो देखिए, है साझेदारी इस कानून के अंतर्गत बनाई गई हो और रजिस्टर्ड की गई हो। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि अगर कोई LLP बनाए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाए, तो उस पर पार्टनरशिप के कानून लागू नहीं होंगे, उसके लिए अलग से कानून बनाए गए।
तो आइए करते हैं आगे। अब इसकी खासियत विशेषताएं क्या है। नंबर 1, निर्गमित संस्था यानी कॉर्पोरेट बॉडी है। इसकी खास बात है ये निर्गमित संस्था है, यानी ये एक इसका वैधानिक अस्तित्व है, कानूनी रूप से बनाई जाती है, कानून इसको मानता है। जबकि पार्टनरशिप को कई बार अगर आपने रजिस्टर्ड ना करवाई हो तो कई बार नहीं भी मानता, खासकर कोर्ट में केस करने के लिए नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसको तो माना जाता है। तो ये निर्गमित संस्था है, कॉर्पोरेट बॉडी है। क्या ये? कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है, वैधानिक है ये। दूसरा है वैधानिक व पृथक अस्तित्व, इसका कानूनी अस्तित्व है, कानून में इसकी मान्यता है, और पृथक अस्तित्व है, सेपरेट एंटिटी है। इसी सेपरेट क्या होता है? सेपरेट होता है, किसने बनाई थी ये साझेदारी? एबीसी ने। तो देखा जाए तो ये एबीसी माने फर्म माने एबीसी, यहां पर ऐसा नहीं है ना, यहां पर अलग है। एबीसी ने बनाई है तो इसे अलग माना गया, इसका अलग अस्तित्व है। किसका? जो फर्म बन जाएगी। जबकि पार्टनरशिप में जो फर्म बनते थे उसका अस्तित्व अलग से नहीं माना जाता था, अर्थात पार्टनर्स की मृत्यु से सीधा फर्क पड़ता था। पार्टनरशिप की फर्म की वो चीजें नहीं होती थी, वो उन मालिकों की होती थी संयुक्त रूप से। लेकिन यहां पर तो बकायदा इसका वैधानिक है, कानूनी भी है और अलग से अस्तित्व है। यानी अलग अस्तित्व होने से क्या फायदा होगा? अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, कोई साझेदार संस्था छोड़ के जाना चाहता है, तो ऐसे में संस्था चलती रहेगी, ये साझेदारी चलती रहेगी, ठीक है। अब आगे स्थायी जीवन यानी परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जीवन भी स्थायी है। यहां पे तो था पृथक अस्तित्व, अलग से अस्तित्व है, और ये कहता है अस्तित्व भी जो है स्थायी है, यानी किसी साझेदार की मृत्यु से असर नहीं पड़ेगा, किसी के जाने से असर नहीं पड़ेगा, संस्था चलती रहेगी। कुछ समझ में आया? ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होता। इस पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू नहीं होता है, यानी इसके लिए अलग से जब नियम बन के पूरा एक्ट बना दिया तो ये एक्ट लागू होगा। तो पार्टनरशिप होते हुए भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम आगे चल रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे सामान्य साझेदारी, जनरल पार्टनरशिप और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या अंतर है, क्या फर्क है। हालांकि मैं काफी अंतर अभी बचा चुका हूं, फिर भी पहला अंतर है, अंतर का आधार बेस ऑफ डिफरेंस लागू अधिनियम। कौन सा नियम इस पे लागू होता है, एक्ट कौन सा एक्ट होता है। साझेदारी पे कौन सा लागू होता है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। आगे लिख लेना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और एलएलपी पे कौन सा होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फर्क है, वो 1932 में बना था देश की आजादी के बाद, और ये तो अभी 12 साल पहले ही बना है, अभी तो 2020 चल रहा है, 2008 में बना है। रजिस्ट्रेशन किसका जरूरी है, किसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, अनिवार्य। एक होता है बेटे आवश्यक कि भाई ठीक है जरूरी है, मतलब आवश्यकता मतलब ठीक रहता है, और एक होता है अनिवार्य, ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो बेटे इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। ये क्या है? ऑप्शनल है, ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब ऑप्शनल, मतलब करवाओ तो करवाओ, ना करो ना करो, ठीक है। और उसका जो एलएलपी का है उसका तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, कंपल्सरी है, अनिवार्य, कंपल्सरी। क्या है वो? कंपल्सरी है ना। एलएलपी बनवानी है तो आपको कंपल्सरी करवाना पड़ेगा। निगमित संस्था का सदस्य बनना, कॉर्पोरेट बॉडीज, क्या इसकी मेंबर बन सकती है कोई पहले से संस्था जो निर्गमित बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, क्या वो पार्टनरशिप कर सकती हैं? जैसे दो कंपनियां मिलकर पार्टनरशिप करना चाहें
तो वो नहीं कर सकती, निगमित इसकी मेंबर नहीं बन सकती। और एलएलपी की बन सकती हैं, एलएलपी की बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बन सकती है। ठीक है, आगे है पृथक वैधानिक अस्तित्व, अलग से अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस समझते हो बेटा? जैसे ये मेरे पास स्केल है, इसका एक एग्जिस्टेंस है, ये नीचे भी जगह घेर रहा है, ये ऊपर भी जगह घेर रहा है, इसका अस्तित्व है। मैं खुद, मेरा अस्तित्व है, मैं जमीन पे भी जगह घेर रहा हूँ और आसमान में भी घेर रहा हूँ। ये बोर्ड का भी अपना अस्तित्व है, इवन मेरे पास चौक है, उसका भी एग्जिस्टेंस है ना, इसको अस्तित्व कहते हैं। तो बेटा इनका पृथक वैधानिक अस्तित्व, अस्तित्व भी है, वैधानिक है और पृथक है, अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानूनी तौर से अलग से अस्तित्व किसका है? इसका अलग से अस्तित्व नहीं है और इसका अलग से अस्तित्व है। इसका तो होता है लीगल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अस्तित्व। स्थायी जीवन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस किसका है? पार्टनरशिप का स्थायी जीवन नहीं है। अगर पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में साझेदारी समाप्त की जा सकती है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसी समस्या का इलाज करने के लिए तो बनी थी, तो इसलिए इसका स्थायी जीवन है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। ठीक है, साझेदारों की संख्या, पार्टनर्स कितने बन सकते हैं इसमें पार्टनर मिनिमम 2 और मैक्सिमम आजकल 50 है। पहले 20 होती थी पुराने एक्ट में, सॉरी पहले 20 होती थी, फिर अब इसको 50 कर दिया गया। और एक अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, जो वित्तीय संस्था है, जैसे कि कोई बैंकिंग का काम करती है, लोगों को लेन देन करती है पैसे का, तो उनमें 10 की संख्या होती थी पहले, अब इसमें मैक्सिमम 50 है। और ये कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है पार्टनरशिप का मामला, लेकिन उसमें बताया गया। अब इसके बाद एलएलपी में भी मिनिमम 2 मेंबर्स, लेकिन मैक्सिमम की इन्होंने कोई लिमिट नहीं दे रखी है, यानी मैं ये कहता हूं कि लिमिट नहीं है इसमें। और तो और प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें भी कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन इसमें तो लिमिट ही नहीं बता रखी मैक्सिमम की, कुछ लिमिट नहीं है। उसके बाद संपत्तियों पर स्वामित्व, संपत्तियों पर स्वामित्व किसका रहता है? क्या सदस्यों का संपत्तियों पर, फर्म का संपत्तियों पर स्वामित्व होता है? फर्म जो मैंने बताया ना, 3 व्यक्तियों ने मिलकर जो फर्म बनाई, वो फर्म क्या उसका स्वामित्व है? उन चीजों पर उसका अधिकार है? नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप को आप अलग देख ही नहीं सकते, पार्टनरशिप पार्टनर से अलग हो ही नहीं सकती, इसलिए फर्म की चीज नहीं है, वो सबकी है संयुक्त रूप से। तो इसमें संपत्तियों पर स्वामित्व फर्म का नहीं हो सकता, फर्म का नहीं हो सकता। फिर किसका हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर किसका हो सकता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का हो सकता है। इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है। कैसे? क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अलग अस्तित्व होता है, इसलिए वो उन चीजों की मालिक बन सकती है, वो अपने नाम से उन चीजों को रख सकती है, जमीन को, मशीन्स को, इन सारी चीजों को अपने नाम से रख सकती है। तभी तो वो कहते हैं ना कि पार्टनरशिप में किसी का आने जाने का, मृत्यु का असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है जब इसके नाम होगी तभी तो असर नहीं होगा ना। और यहाँ तो पार्टनर्स के नाम से ही होता है, फर्म का नहीं होता, इसलिए इस पर असर पड़ता है। और अब लास्ट रहेगा दायित्व। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा हो तो भी सुन लीजिए, लायबिलिटी, 8th पॉइंट लायबिलिटी है दायित्व। दायित्व इसमें लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड, जिसको क्या कहेंगे? सीमित, सॉरी गलत हो गया, अनलिमिटेड है। इनका दायित्व अनलिमिटेड है, असीमित है,
सीमित, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, याद आया? और इसका दायित्व जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, सीमित, इनका दायित्व सीमित है, क्योंकि इसी वजह से तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई। और नाम भी देखो ना, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व, तो इसका है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है। आगे अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सही समझ में आया होगा, और आप इस पे कमेंट भी देते रहें ताकि मुझे समझ में आता रहे कि आप लोग इसे किस प्रकार से समझ पा रहे हैं, कितना आ रहा है समझ में।